आप सबों का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि पहले से घोषित है, आज हम लोगों के बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक विमर्श इस विषय पर 2 व्याख्यान का आयोजन होना है। और मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं अपने विश्वविद्यालय दर्शन शास्त्र विभाग के सम्मानित विभागाध्यक्ष, हमारे अग्रज तुल्य डॉक्टर डीपी मिश्रा सर के प्रति कि आपने इस कार्यक्रम के आयोजन की हमें अनुमति दी। और साथ ही साथ मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने महाविद्यालय के यशस्वी प्रधानाचार्य प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव सर के प्रति कि आपने इस कार्यक्रम में संयुक्त रूप से आयोजित करने के लिए हमें स्वीकृति प्रदान की। और आप दोनों के संयुक्त अध्यक्षता में ही आज का यह कार्यक्रम आयोजित है। इसलिए मैं आप सबों से अनुरोध करूंगा कि एक बार हमारे प्रिंसिपल साहब के लिए और हमारे हेड साहब के लिए, दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियों से दोनों सर का आप लोग स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं अभी अपने दर्शन शास्त्र विभाग की ओर से, तो निश्चित रूप से हमारे प्रधानाचार्य महोदय और इनके पूर्व भी जितने प्रधानाचार्य रहे हैं, मुझे सबों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलता रहा है। और साथ ही साथ इस विभाग के जो हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उन सबों का भी मुझे हमेशा मार्गदर्शन एवं सहयोग मिलता रहा है। और वही कारण है कि हम कुछ कर पा रहे हैं दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में। तो इस कड़ी में मैं स्वागत करना चाहता हूं और आभार व्यक्त करना चाहता हूं शोभाकांत कुमार सर के प्रति। इनके कार्यकाल में हमने दर्शन शास्त्र विभाग के द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया, बड़े बड़े सेमिनार भी आयोजित किए हमने। वो वेन्यू हमारा टीपी कॉलेज था, लेकिन आयोजक हमारा दर्शन शास्त्र विभाग ही था। और कभी भी इन्होंने किसी भी कार्यक्रम के लिए हमें असहमति नहीं दी। जो भी प्रस्ताव हम लोगों ने दिया, सभी प्रस्तावों को इन्होंने स्वीकृति प्रदान की। और आज अगर विभाग सुसज्जित हुआ है तो इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। और मैं इनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, शोभाकांत कुमार सर के प्रति। इनके लिए भी एक बार आप लोग ताली बजाने का कष्ट करेंगे। और यह दर्शन शास्त्र विभाग अगर बी एन मंडल विश्वविद्यालय में आगे बढ़ रहा है तो इसके पीछे जो सबसे प्रेरक शक्ति है, जो प्रेरणा पुरुष है, या जो कहिए कि इसके जन्मदाता, उद्गाता, आगे बढ़ाने वाले मार्गदर्शक उसके रूप में हमारे गुरु, जिनका मुझे स्नातक एवं स्नातकोत्तर की कक्षाओं से ही हमेशा मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद मिलता रहा है, प्रोफेसर ज्ञानंजय द्विवेदी सर। और हमारा ये सौभाग्य है कि आप मानविकी संकाय के संकाध्यक्ष भी रहे हैं और आपने हमारे बी एन मंडल विश्वविद्यालय के कुलपति के पद को भी सुशोभित किया है। तो मैं आपका भी सर अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। और हमारे बड़े भाई, जिनके द्वारा हमेशा हमको एक छोटे भाई की तरह प्रेम एवं स्नेह मिलता रहा है और आदर भी मिलता रहा है, तो मैं, और हमारे क्षेत्र के भी हैं, भागलपुर से आते हैं और हमेशा मुझे आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन उनका मिलता रहा है। संप्रति अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं और मानविकी संकाय के संकाध्यक्ष भी हैं। और जैसा कि थोड़ी देर पहले हम आप सबों को बता रहे थे कि आपने पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति के पद को भी चंद मिनटों में छोड़ दिया और विभागाध्यक्ष बनना स्वीकार किया है। प्रोफेसर राजीव कुमार मल्लिक सर, मैं आपका भी सर हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। और सबसे अधिक जिनके निमित्त आज हम यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं वो है हमारी मातृवत बड़ी बहन की तरह, माँ की तरह, और जिनका भी मुझे हमेशा, मैं जब स्नातकोत्तर में पढ़ रहा था तभी से हमको उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह, लाड़ प्यार हमेशा मिलता रहा है। और डॉक्टर रीना भारती जी, और जो कि हमारे शहर की ही है, भागलपुर शहर से आती हैं और अभी धनबाद में एक टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में सम्मानित प्रधानाचार्य के पद पर विराजमान है। मैं आपका भी हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सबसे बाद में जो सबसे प्रमुख होते हैं उनकी पूजा सबसे बाद में की जाती है, तो प्रोफेसर एन के अम्बश सर, और यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि उनका मेरे प्रति कितना प्रेम है, वो आप लोग अभी देख लिए होंगे इतने देर में। और उनके आशीर्वाद से, आप सबों के आशीर्वाद से दर्शन जगत के बहुत सारे लोग
मुझे बहुत ही प्यार करते हैं, सबों से मेरा परिचय है। लेकिन पूरे देश में दर्शन शास्त्र का एक ही व्यक्ति है जो मुझे डांट सकता है, और जो मुझे डांटता है, कोई नहीं डांटता है। सभी लोग हमेशा प्यार ही करते हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति है जो कि मुझे डांटते भी हैं, और इसलिए वो डांटते हैं कि वो सबसे अधिक प्यार करते हैं। तो मैं प्रोफेसर नरेश कुमार अम्बट सर के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। करीब 10 वर्षों से इन्होंने वाइवा में जाना बंद कर दिया था, थीसिस वगैरह का मूल्यांकन भी करना बंद कर दिया था, लेकिन हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए आप हमारे बीच आए, और आज आपने हमें गौरवान्वित होने का एक अवसर दिया है। मैं आपके प्रति सर आभार व्यक्त करता हूं, और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय और आदरणीय विभागाध्यक्ष महोदय दोनों मिलकर के हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर रीना भारती मैडम का अंगवस्त्रम से सम्मान करेंगे। नहीं मैम, ले लूँगा अभी, अभी होगा ना। ये लोग कभी तभी नहीं लिए हैं। नहीं 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 भेजिएगा। और मैं अपने संघाध्यक्ष महोदय से और माननीय पूर्व कुलपति महोदय से अनुरोध करूँगा, हमारे आज के दूसरे मुख्य वक्ता प्रोफेसर एन.के. अम्बट सर का भी अंगवस्त्रम से सम्मान करेंगे। मधुबनी पेन सर, एक मिनट सर और कुछ, और एक सर दोनों को संयुक्त रूप से दोनों काफी आएगी, मैं काफी आएगी संयुक्त रूप से दोनों आदमी को देंगे। एक ही घर में दोनों रहते हैं, ये तो मालूम है। रूम से ले छोड़ सब सर प्लीज एक बार सर सामने आप लोग देखें। भगवान बुद्ध का ये बहुत बड़ी बात सर है। सर थोड़ा सा आप लोग आगे बढ़ जाइए मतलब। हाँ सही सही है, सही है, आप सही, आप लीजिए। भगवान बुद्ध ने ये पूरे दर्शन को उस नृत्य में जितना बैठो थोड़ा शांति से बैठो। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने अभी हमारे बीच राजनीति विज्ञान विभाग के शोधार्थी हमारे छोटे भाई माधव जी आए हुए हैं। हमारे विभाग के सहयोगी मेरे बैचमेट विनय जी यहाँ पर मौजूद हैं, और हमारी बड़ी बहन की तरह अभिभावक की तरह है, और हमारे विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल विद्वत परिषद की माननीय सदस्या भी है, और हमारे बगल के जो हमारा सबसे नज़दीक का जो विभाग है अर्थशास्त्र विभाग है, जिसमें एसोसिएट प्रोफेसर है मैडम, और हमारे सर जो कि उन्होंने आज अखबार में पढ़कर वो हमारे बीच आज आए हुए हैं बहुत देर से। मैं आप सबों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और मैं सबसे पहले आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर रीना मैडम से मैं अनुरोध करूंगा कि आप आए और अपनी बात रखें। मैडम वही से या खड़े हो जैसे सुधा। सभागार में उपस्थित सभी विद्वत जनों का हार्दिक अभिनंदन और आभार। मैं विशेष रूप से अभिनंदन करती हूँ सुधांशु जी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ आने का और अपने वक्तव्य को रखने का। तो आज जो विषय है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विचार विमर्श, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर व्याख्यान है शायद ना।
तो शिक्षा नीति पर वक्तव्य व्याख्यान करने का है। तो हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि शिक्षा नीति बनाई क्यों जाती है। हम लोग अभी इस पर प्रकाश डालेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से जब हमारा पूरा देश पूरा मतलब अंग्रेज़ों के शासन से आज़ाद हुआ था, विमुक्त हुआ था, उसके बाद पूरे समाज हमारा विकृत हो चुका था। उस स्थिति में एक समाज को दिशा देने की आवश्यकता थी और उस समय और समाज को जब भी दिशा दिया जा सकता है तो एकमात्र साधन है वो है शिक्षा। और शिक्षा को एक रूप देने के लिए सबसे पहले जो नीति बनाई गई वो थी राधा कृष्णन समिति कमेटी बनाई गई, जो यूनिवर्सिटी कमीशन था और उसके चेयरमैन थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि 1948 में बनाया गया। उन्होंने यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस किया और रिसर्च पर ज़्यादा फोकस किया। इसके बाद देखा गया 1952 में फिर आई मुदालियर कमीशन, मतलब कि 12 साल के बाद, 12-14 साल के बाद, जब तक एक फिर से एक वर्ग खड़ा हो जाता है और समाज की जो आवश्यकताएं होती हैं, नीड होती हैं, उसी के अनुसार एक प्रारूप देने के लिए, समाज को एक दिशा देने के लिए फिर एक नीति बनाई गई और वो था माध्यमिक शिक्षा, जो मुदालियर साहब ने किया। और उन्होंने माध्यमिक शिक्षा पर जोर दिया। फिर 14 साल के बाद आ गया 64 में, 64 से 66 कोठारी कमीशन बना। कोठारी कमीशन में उसकी रिपोर्ट आई 1968 में NPE, जिसमें कि उसकी रिपोर्ट में पहली पंक्ति थी, भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षा में होता है। द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन द क्लासरूम। क्लासरूम को सशक्त करने की आवश्यकता समझी गई। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड पर फोकस किया गया और 10+2+3 फार्मूला लाया गया कि उसी पर बेस्ड शिक्षा होनी चाहिए। बहुत अच्छा था, सब कुछ चला। इसके बाद फिर कमियां जो देखी गई। इसके बाद 86 में एक नई साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत विकास होने लगा। फिर एक नीति बनाई गई जिसमें कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लाने की आवश्यकता पड़ी और उस पर ज़्यादा फोकस किया गया कि इस तरह से अगर इस बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो हमारा समाज, हमारा देश ज़्यादा विकास करेगा। फिर आया आचार्य समिति, राममूर्ति जी की कमेटी, जिसमें उन्होंने वुमेन एजुकेशन पर ज़्यादा जोर दिया है। इसके बाद आता है 90s में यूनेस्को का इंटरनेशनल एजुकेशन कमीशन आता है, जिसमें कि 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन पर फोकस किया जाता है। 4 पिलर होता है, उसमें 15 मेंबर्स थे, जिसमें एक मेंबर हमारे देश के थे, डॉक्टर कर्ण सिंह। उसका जो हेडिंग ही था द लर्निंग द ट्रेजर विदिन। बहुत बड़ी बात है और जो टॉपिक है वो बहुत ही प्रासंगिक भी है। लर्निंग द ट्रेजर विदिन में है कि बच्चों के अंदर ही वो गुण है जिसको कि उभारा जा सकता है। सब चीज़ बच्चों के अंदर ही है, लेकिन उसको उभारेगा कौन, उसको निकालेगा कौन? उसके लिए एक अच्छे शिक्षक की ज़रूरत है। शिक्षक अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। कक्षा में ही उसका निर्माण होगा। लेकिन वो जो 4 पिलर उन्होंने दिया, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर एंड लर्निंग टू बी। लर्निंग टू नो से उन्होंने क्या कहा कि आज इन्फॉर्मेशन 5 साल में इन्फॉर्मेशन डबल हो जा रहा है, हर 5 साल में। एक क्लिक अवे, मतलब ऑल द इन्फॉर्मेशन से हम लोग एक क्लिक अवे दूरी रखते हैं। कुछ भी जानना चाहो दबाओ, गूगल सर्च करो और हम जान लो। लेकिन क्या ये सफिशिएंट है? और आज के युवा में घर कर चुका है कि कुछ भी नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन ले लो। लेकिन इन्फॉर्मेशन से कैसे हम उसको नॉलेज में कन्वर्ट करेंगे, नॉलेज को हम कैसे विजडम में जाएगा? ओनली इन्फॉर्मेशन से तो काम नहीं चलने वाला। तो इसमें हम इलियट की 4 पंक्तियां हैं जो बहुत ही, उसको छोड़ दीजिए ना, बोलने में दिक्कत हो रही है जी।
Where is the life we have lost in living? Where is the knowledge we have lost in information? And where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the life we have lost in living? आज सभी बच्चे समाज में देखे जा रहे हैं कि लिविंग के दौड़ में वो जो लाइफ जीना है, जो आप कह रही थी मैडम, जो इम्पोर्टेंस है जिंदगी का, उसको चले जा रहे हैं, बोलने जा रहे हैं। मतलब उनको जो समाज का और जो मूल्य है, जीवन का मूल्य है, मूल्य क्या है, जीवन का क्या मूल्य है? जीवन चलते रहना है, चलते रहना है। तो एक मूल्य है, सोसाइटी एक मूल्य निर्धारित करती है, उसी के अनुसार शिक्षा चलता है। शिक्षा जो नीति बनाई जा रही है अकॉर्डिंग टू द एक मतलब कि डिसाइड किया गया है, एक प्रारूप है कि यही हमारे समाज का एक होना चाहिए प्रारूप, है ना। तो पहले हमारा क्या था, वैदिक युग में मूल्यों से प्रेरित था, लेकिन मतलब सिर्फ आदर्शवाद था। उस समय साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत विकास नहीं हुआ था। आज क्या हो गया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हुआ है, डेवलप काफ़ी हो चुका, और लोग उसी दौड़ में काफ़ी चकाचौंध में मायावाद में चले जा रहे हैं और आदर्शवाद को भूल रहे हैं। साइंस टेक्नोलॉजी भी समाज के विकास को हमको डिफाइन करने की ज़रूरत है और उसको समझने की ज़रूरत है। विकास का मतलब कतई नहीं है कि हम चकाचौंध में बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं, बड़ा सुंदर सा रोड बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन ला रहे हैं, तो वो ला रहे हैं, जो भी ला रहे हैं। विकास जितना उसमें हम पैसा खर्च कर रहे हैं, उतना अगर पैसा हम स्कूल को देकर खुश होते हैं कि क्या बिल्डिंग है और कितने टीचर्स बच्चे आ रहे हैं, बच्चे नेचुरली आएंगे। अगर वो वेल इक्विप्ड होगा तो आएंगे बच्चे। इसी के लिए 86 में लाया मिड डे मील लाया गया कि बच्चे को लाने के लिए और उसको अच्छी शिक्षा देने के लिए। लेकिन क्या हुआ, वो भी विकृत हो गया। मिड डे मील जो है एक समस्या बन गई है स्कूल की, कि वो जो टीचर है वहाँ के प्रिंसिपल बेचारे रोज अंडा गिनते रहते हैं, पढ़ाई नहीं हो रहा है, भोजन का ही इंतजाम, सिर्फ भोजन का इंतजाम। इसलिए कि एक दिन डीएससी आएंगे और वो आएंगे इस पे जो है, और उसको तुरंत हो जाएगा उनका डिस्चार्ज वहाँ से। तो वो बेचारे पढ़ाएंगे क्या। एक बार हमको मौका लगा था स्कूल जाने का, तो देख रहे हैं एक ही स्कूल में पीओटी चल रहा था, तो एक ही क्लास में एक और मुंह करके 5 क्लास के उनको पढ़ा रहा है एक टीचर, एक तरफ 6 क्लास। तो सर को आके मैंने कहा ये सर ऐसे कैसे चलेगा, ये तो पूरा डिस्टर्ब होंगे बच्चे, क्या सीखेंगे। बोले हमसे कुछ मत बोलिए, हमको अंडा गिनने से कोई मतलब नहीं है, और कैसे क्लास चल रहा है चलने दीजिए, जैसे चलना है जैसे चल रहा है, जैसे चलना है। कई टीचर नहीं है। तो जितना भी हमारी नीतियाँ बन तो रही हैं, ऑन पेपर बनते जा रही हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। हमारा समाज की गिरावट यही सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी। एजुकेशन इज द ओनली टूल व्हिच कैन चेंज। तो ये जो है हमारा, और दूसरा सर हमको जो नज़र आ रहा है, शिक्षा का बाजारवाद। आपको पीएचडी लेना है 4 लाख रुपया दे दो, पीएचडी डिग्री लेना। पीजी करना है 1 लाख दे दो, बीएड करना है 2 लाख दे दो। इसके बाद जो आप बोल रहे हैं कि इसको शिक्षा का जो बहुत सारा नीतियाँ बनी है और बहुत अच्छा पॉइंट है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द ये स्टूडेंट है, नई शिक्षा नीति में फ्लेक्सिबल है, जहाँ जाओगे जो मन है पढ़ो। ये तो अमेरिका से उठा के ले आए हैं, अमेरिका में जनसंख्या बहुत कम है, लाया। इसका जो इच्छा है शिक्षा से आप पढ़िए, ये है वो है, बहुत तरह की बातें हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, रिसर्च है, दिस है। लेकिन इसका वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो। बाजारवाद जो शिक्षा का है, हम लोग जो देख रहे हैं अभी, बच्चे आ रहे हैं, मतलब कि मशरूम ग्रोथ है, इसका डेवलपमेंट है बीएड कॉलेजों का। मैं बीएड कॉलेज से हूँ, इसलिए अच्छी तरह जानती हूँ वहाँ की स्थिति, कि बच्चा आया, पहले ही पैसा लिया कि तुमको क्लास नहीं करना है,
एडमिशन करा लेना। एडमिशन मतलब वो लो और डिग्री लो, हम लोग परेशान रहते हैं जी, कि जी। कैसे बच्चे को पढ़ाएं वहाँ पे, लेकिन वहीं से खत्म मैनेजमेंट, हम लोगों का कुछ नहीं चलता है। हर जगह वही है। टीचर इतने शोषित हैं, कम पैसा दिया जाता है और बोलेंगे कि 3-4 विंग है, सबको तुम ही पढ़ाओ, उसके बाद भी प्रेशर भी है। तो ऐसे में नई शिक्षा नीति लाओ या कुछ भी लाओ, उससे देश सुधरने वाला तो नहीं है जब तक कि हमारे जीडीपी का 6% हो, 7% हो, 8% हो, मैक्सिमम फोकस होना होगा एजुकेशन पर। समाज को, अगर देश को विकास करना है तो आपको पॉलिटिकल सिस्टम हो, उनको ये करना होगा कि इस पर मैक्सिमम खर्चा और फोकस, कैसे इसको सुधारा जाए अगर विकसित करना है। नहीं तो वो फिर हम विश्व गुरु और ये जिस देश में 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, तो हम कैसे डेवलप्ड, हम कैसे कहेंगे कि हम डेवलप्ड हैं? तो इसीलिए यहाँ सबसे, अगर देश को विकास करना है, शिक्षा नीति बहुत अच्छी लाई जाती है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और सरकार को ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपके इन विचारोत्तेजक व्याख्यान के लिए हम आपके आभारी हैं। और विशेष रूप से आज सावन की पहली सोमवारी भी है, आपने व्रत भी किया है और इसके बावजूद आप हमारे बीच आई और आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया, इसके लिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और जैसा कि हमने आप सबों को बताया कि मैडम धनबाद में प्राचार्या हैं और आप हमारे शहर से ही आती हैं, हमारे शहर की ही नागरिक हैं और हमारे विश्वविद्यालय की एलुमिनाई ये पूर्ववर्ती छात्रा भी है। हमारे भागलपुर विश्वविद्यालय से आपने वनस्पति विज्ञान विषय में डिग्री ली है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आप वनस्पति विज्ञान से भी पीएचडी हैं और साथ ही साथ एजुकेशन से भी पीएचडी हैं। तो ये भी हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि हमारे छोटे से कार्यक्रम में, जो कि बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, जगह की भी कमी है और समयाभाव भी, ऑफिस नहीं है जी समयाभाव भी है। सेमिनार ऐसे ही होगा। 2-3 दिन पहले ही हमने इनसे रिक्वेस्ट भी किया था, क्योंकि जब हम 5-6 दिन पहले रिक्वेस्ट किए थे तो सर ने पूरी तरह से मना कर दिया था कि नहीं जाने जाएगी, ये होगा वो होगा। तो हमने मैडम का नंबर मेरे पास तो था, तो मैंने मैडम से रिक्वेस्ट करके टाइम ले लिया उनका, तो सर फिर बीच में कुछ नहीं कर पाए। तो मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी विदुषी आप हमारे बीच आई। और लेकिन साथ ही साथ सबों की तरफ से ये कहना चाहेंगे कि ये आपका काउंटिंग में नहीं आएगा। आप फिर से जब आएंगे हमारे अच्छा व्याख्यान देने के लिए, हमारे प्रधानाचार्य महोदय हैं, हमारे कॉलेज में बहुत अच्छा स्मार्ट रूम है, वहाँ आपका हम एक अच्छा व्याख्यान कराएंगे, तब इसकी भरपाई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब अगले वक्ता के रूप में मैं प्रोफेसर नरेश कुमार अम्बश सर को बुलाना चाहता हूँ और संक्षेप में सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि उनको बोलने के लिए नहीं मैम, हम संक्षेप में बता रहे हैं तो ये कर पूरा परिचय देना सर का संभव नहीं है, इतना बड़ा परिचय है। प्लस जब हमने इनको रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ एक अपना बायोडाटा भेज दीजिए, अभी 2 दिन बायोडाटा तुम क्या करोगे, अब इस एज में हम बायोडाटा रख के क्या करेंगे, और तुम लोग जानते ही हो। तो और कोई बायोडाटा हमको नहीं दिया, लेकिन फिर भी जो मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत सर के बारे में, ये भी बोले तुम तो सब चीज़ जानते हो मेरे बारे में। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमेशा टीचिंग एवं रिसर्च से जुड़े रहे और विभिन्न एसोसिएशन जो हमारा फिलॉसफी का है, इंडियन फिलोसफिकल कांग्रेस, जिसकी स्थापना राधाकृष्णन जी और रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने किया है, और हमारा अखिल भारतीय दर्शन परिषद जिसकी चर्चा आप लोग कर रहे थे, संगम लाल पांडे साहब और यशदेव शल्य जी, जो आप संगम लाल पांडे साहब हमारे हेड साहब के गुरु भी रहे हैं, हमारे द्विवेदी सर के भी गुरु रहे हैं। तो उन्होंने मिलकर के
इस संगठन की स्थापना की है। इन तमाम संगठनों में सर लगातार सक्रिय रहे हैं और भारत सरकार की जो सबसे बड़ी संस्था है इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च, जो कि पूरे देश में दर्शन शास्त्र को प्रमोट करने के लिए, दर्शन शास्त्र के रिसर्च को, दर्शन शास्त्र के सेमिनार को प्रमोट करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, उसके भी आप सम्मानित सदस्य रहे हैं लंबे समय तक। उसके गवर्निंग बॉडी जो कि सारा निर्णय लेती है, उसके 5-7 सदस्य होते हैं, उसमें भी रहे हैं लंबे समय तक। और विभिन्न कमेटियाँ जो रिसर्च प्रोजेक्ट कमेटी होती है या सेमिनार कमेटी होती है, उसमें भी आप लगातार उसमें रहे हैं। और आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिसमें कि जो महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि आज के इस टॉपिक से भी जुड़ा हुआ है, सनातन धर्म, हिंदू मुस्लिम एकता और गांधी, इस विषय पर आपने एक बहुत अच्छा काम किया है। मैंने इस पुस्तक को पढ़ा भी है और दूसरी पुस्तक को भी संयोग से मैंने पढ़ा है, भारतीय लोकतंत्र का संकट एवं लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ये भी आपकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। और एक अन्य पुस्तक आपकी जयप्रकाश ए विजनरी ऑफ इंडिया, और सबसे भी महत्वपूर्ण पुस्तक आपकी बर्ट्रैंड रसल्स कॉन्सेप्शन ऑफ पीस, इस विषय पर आपकी एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित है। और कई सेमिनार, कई सिम्पोजियम को ऑर्गेनाइज करने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो सेमिनार करते रहे हैं, उस सेमिनार की जो खासियत रही है कि विभिन्न विचार के लोगों को भी आप उसमें बुलाते। जैसे कि मुझे याद है कि आपने एक बार नक्सलवाद पर सेमिनार करवाया, तो नक्सलवाद पर जब सेमिनार होगा तो उसमें डीजीपी भी रहेंगे, उसमें नक्सली का जो कमांडर रहेगा वो कमांडर भी रहेगा उस कार्यक्रम में, और वो भी आएगा, कमांडर भी आपसे आएगा, और डीजीपी भी आएंगे और प्रोफेसर लोग भी आएगा, तब उसके भी संवाद होगा। एक बार क्या हुआ कि हमारे यहाँ जूली जी और मटुमनाथ जी का प्रसंग आया, तो अब उस पर कार्यक्रम होगा, तो वो भी आएंगे, जूली मटुमनाथ जी भी आएंगे, बड़े बड़े विद्वान भी आएंगे, धर्मगुरु भी आएंगे, सब आएंगे। तो उस बोले कि एक कॉन्सेप्ट जो सर का रहा है, और मुझे सौभाग्य कि मैं विभिन्न इनके सेमिनारों में मैं लगातार भाग लेता रहा हूँ। और लास्ट समय पहुँचकर मैं लास्ट में बताता हूँ, मैं सर के सेमिनार में गया तो सर ने कहा तुम फॉर्म भरो और तुमको पैसा देंगे। तो हम कहा सर हम तो स्टूडेंट हैं, हमको पैसा क्यों? तो कहे तुमको तो ऐसे भी देते, लेकिन सब स्टूडेंट को दे रहे हैं, ये मत सोचो सिर्फ तुमको दे रहे हैं। तो स्टूडेंट को भी टीए देते थे और कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी सेमिनार में नहीं लेते थे। इस तरह का सेमिनार सर को कराने का इनका अनुभव रहा है। तो आपके बारे में मैं जितना फिर मैं जो आज यहाँ पर हूँ, अगर BN मंडल विश्वविद्यालय में, तो कई लोगों का योगदान है। उसमें से खास करके दर्शन के क्षेत्र में एक नरेश कुमार अंबर सर का बहुत बड़ा योगदान है। मैं जब MA की कक्षा में पढ़ाई करता था और ख़ास करके मुझे इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च से जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी मिली थी, उसमें भी सर का बहुत ही आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन हमको प्राप्त हुआ था। तो ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं सिर्फ उनके चरणों में अपना श्रेष्ठतम प्रणाम निवेदित करता हूँ और आपसे सर अनुरोध करता हूँ कि सर आप अपना व्याख्यान क्या आशीर्वचन देने का कष्ट करेंगे। प्रोफेसर नरेश कुमार अंबर सर। थैंक यू सर। निकलते हैं सर। 5 मिनट हो गए, सर जाएंगे ना, अब इतना देर बैठे अब है, आप कहाँ जाइए? दस्तखत भी करना है। दस्तखत कर दिए सर। अब कम से कम सर का तो सुनिए। देखिए, शिक्षा नीति तो 3 ही है, 66, 84 और 2020। 86 सर, बोले दीजिए मैम, 86 तो कुछ व्याख्या करेंगे मैम, बोले दीजिए। 84 में कमेटी बन गई यशपाल की, 86 में वो रिपोर्ट आ गया, इट हैज बीन अडॉप्टेड बाय द पार्लियामेंट। और 64 से 66 जो DS कोटारी का था वो आया, लेकिन उसके पहले नीति नहीं, इट वॉज नॉट देयर नीति। यह कंफ्यूजन है। राधा कृष्ण कमेटी बनी थी, उसको अडॉप्ट हमने किया, उसके आधार पर 52 में UGC का निर्माण हुआ। लेकिन आपको आप लोगों को पता होगा या नहीं होगा, मेट्रोपोलिटन का भी रिजल्ट यूनिवर्सिटी दिया करता था, कोलकाता यूनिवर्सिटी भी देते थे, पटना यूनिवर्सिटी भी देता था। और जब बिहार यूनिवर्सिटी बना उसने भी दिया। 52 में जब मुरलिया की कमेटी बनी, जो मेंबर थे उसके राधा कृष्ण कमेटी के भी, मद्रास यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े काबिल आदमी थे, तो वो उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन का
कंसेप्ट दिया और हर एक स्टेट का अपना अपना बोर्ड बन गया। उस पर बोर्ड एग्जामिनेशन लेने लगी और वो सर्टिफिकेट देने लगा। ये देखिए ये अंतर समझना पड़ेगा ना। ये बहुत कम टीचर को पता है कि शायद स्कूल का भी एग्जामिनेशन एमसीक्यू लिया करता और उसी की डिग्री होती थी। अब वो डीलिंग किया उन्हें उसको बांटा गया और हर एक स्टेट के बोर्ड बने, हर एक स्टेट का। और हम लोगों को जो डिग्री है तो हायर सेकेंडरी स्कूल बोर्ड का है। अब समझ लीजिए कि लेकिन उसके बाद सोचा गया कि एजुकेशन जो है इट इज द मेन टूल। दो ही टूल हैं जो ह्यूमैनिटी का या किसी देश का सबसे बड़ा चिन्ह होता है, एलिमेंट चिन्ह होता है, वो है एजुकेशन एंड हेल्थ। तो ये बात हुई कि शायद ये हम एक कमेटी बनाए और उस कमेटी के रिपोर्ट्स पर हम एक कमेटी इंदिरा गांधी ने 64 में बनाया। 64 में इंदिरा गांधी ने नहीं बनाया, लाल शास्त्री ने बनाया और इंदिरा गांधी ने उसको माना और 66 में वो रिपोर्ट आ गई। उसके बाद छागला जी थे एजुकेशन मिनिस्टर, छागला जी ने उसको विस्तृत रूप से पार्लियामेंट में रखा और उस पर 3 दिन डिबेट हुए। 3 डे 3 दिन पार्लियामेंट में, होल डे मजाक है। पार्लियामेंट में 3 डे एक काबिल आदमी बैठे उस वक्त, वो हमारे साथ में नहीं था, एक काबिल आदमी सही बात तो वो बात जो है 3 दिन के बाद हुआ कि उसको अडॉप्ट किया, तब 10+2 3 का कॉन्सेप्ट आया। तभी 66 में आ गया, 66 में ही आ गया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन आया 80s में आया, 72-73 में आ गया। और उसके बाद फिर राजीव गांधी जब आए उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी की जरूरत है, बहुत ज़रूरत है। तो उन्होंने एक यशपाल कमेटी बनाई, उसमें बड़ी बड़ी आदमी बैठे, वो भी 2 साल तक, 84 से 86 तक। और उसके बाद वो आया, तो वो आया कि टेक्नोलॉजी बेस्ट एजुकेशन होगा। और कहा गया हर एक जो भी रिपोर्ट आए, चाहे राधाकृष्णन हो, मुलियार हो, दुर्गावती हो, श्रीपति का रिपोर्ट हो, ये सारे रिपोर्टों ने कहा कि 6% का GDP चाहिए, 6%। और आज तक हाईएस्ट जानते हैं कहाँ तक गया है? 4.6% हो राजीव गांधी ने, 4.6। जिसके कारण देखिएगा कि बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, मैंने क्या कहते हैं मिडिल कॉलेज खुले और टीचर्स की बहाली हुई, समझ लीजिए, ऐसा नहीं है। और उसी वक्त आया मिड डे मील और स्कूल्स को भी सुधारने की बातें हुई, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी आया। यह देखिए मजेदार है, और वो चला। फिर बीपी सरकार, बीपी गवर्नमेंट आई, उन्होंने मूर्ति का कमेटी का आया। सौभाग्य से मैं भी उस कमेटी में था, सौभाग्य से वो हायर कमेटी के लिए था, पूरे कमेटी के लिए नहीं था, मैं हायर एजुकेशन के लिए था। आएगी दिल्ली में बैठक थी, लड़कों से ने पूछा कि अगर टीचर्स पर छोड़ दिया जाए एग्जामिनेशन तब क्या होगा? अब बिलीव नहीं कीजिएगा, 80% लड़कों ने कहा कि हमको टीचर्स को नहीं, एग्जामिनेशन तो हो लेकिन कोई और बॉडी दे। जैसे इंग्लैंड में क्या है कि एग्जामिनेशन हम ले या ना ले, वो डिग्री दे, वो उसके परफॉर्मेंस ऑफ द क्लास है, पर वो डिग्री दे देता है। एग्जामिनेशन से उसको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। वो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन क्या है? कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन टीचर कर रहे हैं लड़कों का। यहाँ कहा कि अगर हम ऐसा करेंगे ना, अगर रिपोर्ट को मान लिया जाएगा तो टीचर्स बड़ी बीमार, मतलब ट्रस्ट नहीं है स्टूडेंट। हाँ, स्टूडेंट का ट्रस्ट नहीं हुआ हम पर। हम भी टीचर थे, हम पर नहीं हुआ था, मैं साफ बात बोलता हूँ। ये डिड नॉट ट्रस्ट अस, कि नहीं सर ये बेईमान था। लैंग्वेज था बहुत से लोगों का, ये बद बेईमान है सर, ये अपने पसंदीदा लड़के को टॉप करा देगा, हमको नहीं करेगा। ये था वर्ड में, ये वर्ड था। खैर हम लोगों ने रिपोर्ट दिया, हम लोगों ने कहा कि एग्जामिनेशन को खत्म करो। तो जो उस वक्त कहा गया
लेकिन सरकार बदल गई, अर्जुन सिंह एजुकेशन मिनिस्टर हुए, रिपोर्ट दिया गया, उन्होंने कहा कि इस पर हम रिव्यू करेंगे, यशपाल करेगा, और हमारा जो सियासी का है वो रिपोर्ट आई, लेकिन बहुत सी बातें उसको एडॉप्ट किया, इससे लिया हाँ उससे लिया। उसके बाद जो मैडम जो यूनेस्को का आया, लेकिन पर्टिकुलरली मैंने इनके मोदी जी के आने के बाद ये विश्व गुरु की बात होने लगी, ये बात वो बात होने लगी, तो उन्होंने कहा कि हमको एक अलग एजुकेशन कमीशन बनना चाहिए। रंगन कमेटी आ गई, 3 साल तक मांगा गया अपना सजेशन, मैंने नहीं दिया। मैं मेरे पास भी आया था, मैंने नहीं दिया कि भाई शायद हम आपकी रिपोर्ट से मेरी बातें अलग हो जाएंगी, तो बेहतर है कि हमने आपको, लेकिन सब बात अच्छी है। कोई रिपोर्ट ऐसा नहीं होता है जो होलिस्टिक नहीं होता। एवरी रिपोर्ट इज होलिस्टिक, एवरी रिपोर्ट सेज दैट हम यूनिवर्सल ऑफ एजुकेशन कर रहे हैं। अब जहाँ 5% एजुकेशन था 45 में, अगर उसको 70% पर ला करके हमने रंगन को दिया, तो अगर कह रहा है कि हम 100% करेंगे, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन है। It will take time. लेकिन आप यह बच्चे बात है 10 प्लस क्या किया, 5 + 3 + 3 + 4 नहीं प्रॉपर किया ये, नहीं आप आपके विचार हो सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट को अगर आप क्रिटिकली देखना पड़ेगा ना। तो उन्होंने कहा 5। अब 5 का क्या मतलब है कि आप जो प्ले स्कूल में किंडरगार्टन कहते थे, हम लोग कहते थे, उसको कहा गया कि गरीब बच्चे भी किंडरगार्टन की तरफ आए। ठीक है, जब 3 में जाएगा वो, तो हमने बहुत से मैंने प्रोफेसर से पूछा जो उनके समर्थक हैं कि हमको यह बताओ कि प्ले स्कूल कहाँ खोला। इसको तो आपने अडॉप्ट कर लिए ना, 24 में अडॉप्ट कर लिए, तो अगर हमने अडॉप्ट किया है तो हमको कोई बता दे कि किस गांव में प्ले स्कूल है। तो कहा कि आंगनबाड़ी जो है हर गाँव में नहीं है, आंगनबाड़ी है सेम कमीशन, आंगनबाड़ी है। हम कितने गांव में है, कितने गांव में हमको यह बताओ। हर एक गांव में स्कूल है प्राइमरी, क्या वो आंगनबाड़ी है? नहीं है, तो वहाँ एक फेल कर दी। जब 1 से 3 के बच्चे जो प्ले स्कूल कहला रहा है, वो सो भी सकता है, रो भी सकता है, लैट्रिन भी जा सकता है। लैट्रिन जाने के लिए क्या है, ये सब चीज़ चाहिए ना। हर एक स्कूल में व्यवस्था होनी चाहिए पानी की, वो नहीं है। लेकिन बातें तो बहुत अच्छी हैं, बातें तो अच्छी हैं। आप उसके मैंने उसके रिपोर्ट को नकार नहीं सकते। अगर हम बच्चे ने ही सिखा दिया पढ़ते पढ़ते, यही तो होता था हमारे गुरुकुल में। हम भेज देते थे गुरुकुल, वहाँ पढ़ता था, खेल रहा है प्रकृति के बीच में, पढ़ रहा है, गुरु उसको समझा रहे हैं। गुरु शिष्य की परंपरा थी ना, गुरु शिष्य की परंपरा थी, उसको मानना तो पड़ेगा ना। तो लेकिन 5 का जो कंसेप्ट था 1 to 2 जो आएगा 4था साल में, स्कूल चाहिए, टीचर चाहिए। ठीक है, वो अभी टीचर है, वो टीचर है, कम है लेकिन है। ठीक है, जब जाएगा 3rd से 4th, तीसरा जो है, वहाँ तक तो उसको इंफॉर्मेटिव नॉलेज हो, वहाँ तक हमारे पास टीचर है। जैसे 6th में पहुँचा, 5 दिन 8 खत्म हुआ, 6th में पहुँच जाएगा। अब जैसे पहुँचा वो, उसको कंप्यूटर पढ़ाना शुरू कर देंगे, प्रोफेशनल ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे, ये करेंगे, ये सब दिखावा। तो कंप्यूटर कितने स्कूल्स में है, कितने बिजली है, और कितने टीचर जो है वो जानता है कंप्यूटर चलाना। कॉलेज में नहीं जानते हैं, तो आप टीचर की बात कर रहे हैं। क्या इस डिपार्टमेंट में सारे टीचर के पास कंप्यूटर है?
है सर, पर अभी तक काम करना नहीं सीखा। ये आपकी कमी है, ये आपकी कमी है। नहीं नहीं, डिपार्टमेंट में नहीं है आप सिस्टम को मैंने कहा क्या हर एक डिपार्टमेंट को, हर एक टीचर को कंप्यूटर है? नहीं ना है। नहीं है। अब यह मजेदार है कि विगत 10 सालों का अगर मैंने एजुकेशन बजट देखें तो कभी 2.6 से ऊपर नहीं। 2.6। हाँ, ये कहते हैं कि हमारा इतना पैसा दे रहे हैं। अरे यार, बजट हो गया 40 लाख करोड़ का और लड़कों की संख्या स्वेल कर गई है, यह भी बोलना पड़ेगा ना। ये इंस्टीट्यूट बना तो जब बिहार इंस्टीट्यूट था ये सब बट के नहीं बना। जब बिहार इंस्टीट्यूट था, पटना इंस्टीट्यूट ये सब बट के बना तो लड़के स्वेल करते गए, विश्वविद्यालय बनता गया। अब यह भी टूटा पूर्णिया बन गया, यह भी टूटा पूर्णिया बना। इसलिए लड़के स्वेल कर रहे हैं, टीचर की संख्या नहीं बढ़ रही, घट गई ना जी। लड़कों की संख्या बढ़ गई। जब आप केमिस्ट्री में पढ़ते थे या जहाँ भी पढ़ते थे वहाँ 16 लड़के थे पीजी में, हाँ, या 20 लड़के थे और पढ़ाने वाले भी 20 थे। इनके ही बॉटनी में 20 टीचर थे, अब 20 लड़के थे। अब ये कॉलेज क्या रिच होगा एक्सपीरियंस। बहुत कुछ क्या रिसर्च था उसका, क्या रिसर्च था? बेलग्रामी जी और दत्ता मुंशी का जो क्रेज था, आप सोच सकते हैं क्या रिसर्च था? क्या पीजी स्तर पर वही रहता था उसमें। था ना सर? जी 18 का सिलेक्शन, 20 का सिलेक्शन होता जी। है। 20 टीचर 20 लड़के। 1 to 1। आज कहाँ है? क्योंकि सब्जेक्ट उतना था। अब भाई, अब स्कूल में हम पूछते हैं कि जब हम पहुंचेंगे कॉलेज में, ठीक है, पीजी खत्म कर दिया, एमफिल खत्म कर दिया, 4 इयर्स कोर्स हो गया, पहला साल पढ़ेंगे हम, मान लीजिए कि हमको इकोनॉमिक्स पढ़ना, ये रिपोर्ट हमने दिया था कि हम जब चाहेंगे हम स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं। तो मल्टीपल स्ट्रीम एंट्री है, मल्टीपल एग्जिट है, इसमें है, बड़ी अच्छी बात है। हम आए, हमको सर्टिफिकेट कोर्स चाहिए इकोनॉमिक्स, हम 1 साल पढ़े, इकोनॉमिक्स का सर्टिफिकेट लिया, कर दिया। इकोनॉमिक्स के लिए अगर 50 के बदले 400 अगर लड़के आ जाएंगे, कौन पढ़ाएगा? आज इकोनॉमिक्स रोज बदल रहा है, साइंस रोज बदल रहा है, आज इकोनॉमिक्स रोज बदल रहा है, साइंस, दर्शन नहीं बदलता, दर्शन को 100 साल लगता है, दर्शन टेक्स 100 ईयर्स, लेकिन इकोनॉमिक्स इज चेंजिंग डे बाय डे। नहीं सर, नहीं बदलता है। जैसे नए दर्शन आएंगे तो उसको 100 साल लगते हैं कम से कम, लेकिन नई इकोनॉमिक्स में तो डेली बदल रहा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्या कर रहे हो यार? सर जो मनमर्जी कर रहे हैं, बदलने की जरूरत ही नहीं है भाई। आप पैसा दे रहे हो 2.6, हाँ, यस, और टीचर है नहीं, और कह रहे हो मल्टीपल एग्जिट मल्टीपल है, क्या कहते हैं एंट्री। हम 3rd ईयर में आए, हमको डिग्री मिल जाएगा, मिला ना, तब ना ऑनर्स करेंगे। डिग्री मिल गया, हमको नहीं पढ़ना, हम चले जाएंगे। अगर हमको PhD करना है तो हम ऑनर्स करेंगे, तो ऑनर्स की बात आएगी। विजडम तो वही नहीं, ये नहीं, तो ये सारी बातें जो हैं, देखिए मैडम, ये रिपोर्ट बड़े अच्छे हैं नहीं, रिपोर्ट में पढ़ के ही पता चलता है कि कहाँ इसका इफेक्ट क्या होने जा रहा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप तय कीजिए ना। आपके रिपोर्ट ने जब कहा कि 6% GDP का दीजिए, तो आपने जैसे ही 20 में दिया, समझे, जैसे ही 20 में दिया, एडॉप्ट किया, क्या आपने 20 में आपने बजट में दिया 6%? नहीं दिया। अब हेल्थ की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कुछ से कुछ। हेल्थ का हालत है कि 3% होना चाहिए, 1% दे रहे हैं। इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। हम कस्तूरी रंगन के रिपोर्ट को खारिज नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके प्रैग्मेटिक अप्रोच की बात जब मैं करता हूँ, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम बात तो कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, मल्टीपल एग्जिट मल्टीपल एंट्री की बात कर रहे हैं, रिसर्च की बात कर रहे हैं, 2nd ईयर से ही हम सब बात कर रहे हैं,
टीचर वही बात की बात वजह कर से। रहे हैं, लेकिन उसमें ये करेगा कौन? ये करेगा इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, ये पैसा देगा। पैसा कौन देगा? एजुकेशन खुद नहीं लाएगा ना। अया अया तो फिर वही बीएड कॉलेज की तरह खड़ा कर दीजिए, 5 लाख बोली लगाओ, पीएचडी ले जाओ। बोली आप बिलीव नहीं कीजिएगा, एक विश्वविद्यालय वाले ने हमसे 8 साल पहले कहा, सर आपको इतना काबिल हैं, चाहिएगा तो मन 2 महीना में कोई पीएचडी लिख दीजिएगा किसी से, तो आपको सब 2 लाख रुपये, सुनिए ना, 2 लाख रुपये दे देते हैं, आप लिख दीजिएगा। हमके लिए यार कौन बोल रहा है तू, किस आदमी को बोल रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा। तू पागल है क्या है? तुम क्या सोचते हो कि हम लिख देंगे? हम अपने लड़कों का तो लिखवे नहीं किए जिंदगी में, बताया ही नहीं। जब पढ़ो तब बात करो, तब बात करो, सीधी बात है। तो यह जो एजुकेशन पॉलिसी है बहुत अच्छी। मल्टीपल एग्जिट का, एंट्री का, मल्टीपल एग्जिट की बात मैं करता हूँ, लेकिन इसके लिए हमको टीचर चाहिए, इसके लिए संसाधन चाहिए, और हमारा बजट का 6% आएगा तब शायद हम इसको, लेकिन एडॉप्शन हो चुका है, और अगर यह एडॉप्शन है तो बहुत ही गंदा एडॉप्शन होगा, निराशाजनक होगा इसका परिणाम, बहुत ही गंदा होगा, जिसका कि मार्क्स के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। और प्राइवेटाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज होंगे जो बहुत मशरूम ग्रोथ हुआ है, और उसके स्थिति को देखिएगा, नेट फैक्ट सब बोगस है जी सर, सब बोगस है। नेक आता है सारे को रिपोर्ट करके के लिए सारा एक आदमी 50,000, 60,000, 70,000 लेके चला जाता लिफाफ लेता है, चल जाता है। ब्रीफकेस, लिफाफ, कभी-कभी सूटकेस भी चलता है, स्पॉट साइज। नहीं सूट फूट पहन के चला जाता है, सूटकेस भी चलता है सर, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नेट में भी तो सब करने के लिए एजेंट लोग हैं, एजेंट आते हैं। आते हैं। मुझे आप हमको बहुत सहा, नहीं सर, सहा ने अच्छा लगा कि मैंने आप लोगों ने इत्तेफाक रखते हैं सर, मुझे खुशी ये काफी हुई है, कि और मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूँ, और साथ साथ बधाई देता हूँ प्रिया, इसलिए कारण सब लोग जमा हो और गए। सुधांशु तुम्हारे अंदर पहला पीएचडी हुआ, आशीर्वाद मेरा आशीर्वाद है। तुम बड़ा आदमी, बड़े टीचर बन जाओ, बड़ा आदमी टीचर सर बड़ा तो बन चुका है, वो हम नहीं जानते। हम जानते हैं सर, इस पिछले 7 वर्षों में इसने इस विद्यालय में गतिशीलता लाई है। क्या कहे क्या बोले? सच को स्वीकार होना चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं। सच का क्या बोले? सबसे ज्यादा truth सेमिनार must be acknowledged. It is fact. It is fact. सुधांशु जी मेरी इतने बुलंद आवाजों में मेरे ये सत्य को स्वीकार करें, क्योंकि बस ये आपने किया है, नहीं तो ये मैंने कहा ना, क्या कहे, पान के दुकान की तरह सब लोग सर यहाँ पे लोग सोए रहते थे, 2 कमरा में डिपार्टमेंट चलता था सर, याद है ना आपको? आप बैठते थे लोग, सर का डिपार्टमेंट तो और गड़बड़ था। मैंने सीट की शुरुआत किया तो मैं एज है बेंच पर बैठता था। नहीं वही तो कही सर, अच्छा बच्चे सर कोई बात करें सर, मैं आभार व्यक्त करता हूँ सर के प्रति कि सर आप आए और आपने हम सबों को लाभान्वित किया। और समय कम है, लेकिन फिर भी अगर हम 1-2 लोगों को बोलने का अवसर नहीं दें तो वो बिल्कुल ही जानती है। हम तो चाहेंगे क्वेश्चन पूछें, किसी को पूछना सर बड़ा टाइम का सर कमी है सर, तो इसलिए पहले हम चाहेंगे कि प्रज्ञा मैडम, जो कि प्रज्ञा का मतलब ही होता है क्या, और शिक्षा नीति तो वही, उसी के खोज में हम लोग पूरी शिक्षा लगे हुए हैं, तो उनसे जरूर बुलवाएं। और खास करके हमारे दोनों अध्यक्ष महोदय हैं, तो दोनों अध्यक्ष महोदय को अगर हम कम भी समय देंगे तो चलेगा, लेकिन डीन साहब और हमारे पूर्व वीसी साहब हैं, इनको नहीं समय देंगे। और हमारे पूर्व विभागाध्यक्ष महोदय बहुत दिनों बाद आए हैं इस विभाग में, तो उनको नहीं देंगे तो ये गड़बड़ा जाएगा सर। तो 1-2 मिनट के लिए भी सर नहीं हम लोग आशीर्वाद दे रहे हैं जी सर, तो मैं आपको भी। तो इसकी शुरुआत में, चूँकि इन लोगों में प्रज्ञा में सबसे छोटी है, जो छोटा को पहले अवसर मिलता है हमारी भारतीय परंपरा में, तो मैं प्रज्ञा मैडम से पहले अनुरोध करूँगा कि मैं आप टिप्पणी छोटा सा दोनों के व्याख्यान पर मैं, क्योंकि फिर ठीक है। ठीक है आज
मुझे इजाजत है। तो सर जी मैं जी सर 2 मिनट सर आशीर्वाद दे के जाइए सर। जी सर की कुछ व्यस्तता है। जी बिल्कुल सही। जी सर जी सर। आदरणीय ये सर, मुझे पहला रहे थे, बच्चे को ले- पहले सर। चॉकलेट दे दो। आदरणीय प्रोफेसर अम्बस्ट साहब और आदरणीय मैडम, अब भागलपुर की है, मैं भी भागलपुर का हूँ। मेरे पिताजी भी वहाँ शिक्षक हुआ करते थे, मेरी माताजी भी शिक्षिका थी, उपेंद्र नाथ मल्लिक नाम था उनका। मेरी माँ का विद्युत प्रभा मल्लिक था। वो भी टीचर की बेटी। और मेरे हिस्ट्री में थे राधा कृष्ण चौधरी, वो मूलतः यहाँ के थे, यहाँ के वही थे, निवासी थे भागलपुर में, हिस्ट्री की बहुत बड़ी एंशिएंट एशिया का तो एंशिएंट हिस्ट्री। एशियन। उनको मैं मानता हूँ। आके चौधरी वाद्य ऑथोरिटी ऑफ स्कॉलर, अथॉरिटी। ऑथोरिटी ऑफ एंशिएंट एशिया। नई शिक्षा नीति पर हम लोग जब बात करते हैं, तो जैसा सर ने कहा कि होलिस्टिक अप्रोच है, कोई भी नीति जो आती सब में होलिस्टिक अप्रोच होता है। उसका सबसे ये है कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे कौन करते हैं, कैसे किया है। इम्प्लीमेंटेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है। और कहा भी जाता है कि समाज को यदि बर्बाद करना है तो बस 2 चीज को बर्बाद कर दो, शिक्षा को और स्वास्थ्य को बर्बाद कर दो, समाज अपने आप बर्बाद हो। नई शिक्षा नीति को यदि ढंग से लागू किया जाए, जैसा सर ने कहा है, एंट्री भी है, एग्जिट भी है। हमको जब जो पढ़ने का मन होगा वो मैं पढ़ूंगा। आपके ज़माने में आपने कहा कि बॉटनी डिपार्टमेंट में 20 स्टूडेंट्स 20 टीचर हुआ करते थे। हमारे टीएनबी कॉलेज में भी इंग्लिश ऑनर्स में 22 स्टूडेंट होते थे और 17-18 टीचर। एक सत्र वही जो चले गए, सेंट कोलम्बस चले गए। एनीवे, मतलब एक शिक्षार्थी पर एक शिक्षक हुआ करते थे। और आज हम लोग जो कुछ भी थोड़ा मोड़ा जान रहे हैं वही उसी के बदौलत जान रहे हैं। लेकिन हम लोग का जो शिक्षार्थी है वो आज कुछ इसलिए नहीं जान रहा है क्योंकि अंग्रेजी विभाग में मैं अकेला शिक्षक, फिलॉसफी विभाग में सिर्फ 2 शिक्षक हैं। तो सिर्फ एंट्री होने से का काम कहता बनने वाला नहीं। और हर देश की भौगोलिक स्थिति अलग अलग होती है। अमेरिका की अलग है, इंग्लैंड की अलग है, भारत की भी अलग है। भारत में भारतीय शिक्षा नीति लागू होनी चाहिए, न कि अमेरिकन शिक्षा नीति या कहता लागू होनी चाहिए। यहाँ पर हम लोग CI लेते हैं, कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट को लेते हैं, लेकिन क्या हम लोग कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट को असेस करते हैं? नहीं करते, क्योंकि स्टूडेंट है कितने 60, टीचर एक है। या मान लीजिए 5 भी टीचर रहते तो क्या 2 महीने के बाद आज रिजल्ट निकलता है, कल एडमिशन लीजिए, परसों फिर फॉर्म भरिए, चौथे दिन एग्जाम दीजिए, असेसमेंट कहां से होगा? होलिस्टिक अप्रोच तो है ही, कहीं कोई इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे। भारत में हम लोग नहीं कर पाएंगे, संभव नहीं। ये शिक्षा नीति सिर्फ और सिर्फ बाजारवाद की ओर कहता है जा रहा है। और अभी तो कहा भी जा रहा है, बहुत बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरु सब कहते हैं कि अब भारत को गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज नहीं चाहिए, अब भारत को प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चाहिए। परसों ही के टाइम्स ऑफ इंडिया में एक एडिटोरियल पेज पर निकला है, खुल के कहता है, बोला जा रहा है कि अब ये किया जाए। हमारे जितने भी ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज हैं, कितने को नैक मिला है, लेकिन जितना भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है सबको नैक मिल चुका है। नैक कैसे मिलता है? ठीक है, काम भी होता है, सर के कॉलेज में बहुत सारा काम हुआ तो नैक मिला है। पार्वती साइंस कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में काम तो हुआ है, बिल्डिंगें तो बनी है, लेकिन बिल्डिंग का रख रखाव नहीं।
तो बिल्डिंग के रखरखाव की बात हम नहीं करते हैं, नई बिल्डिंग बना देते हैं, नए पुल बन रहे हैं, अब तो सुनते हैं कि 1 सप्ताह 10 दिन मतलब 2 साल 3 साल के बाद वो ढह गया, बह गया। तो ढह गया या बह गया को जब तक हम लोग नहीं रोकेंगे तब तक शिक्षा का कोई भी नई शिक्षा नीति हो कि पुरानी शिक्षा नीति हो या फिर क्या कहता है फ्यूचरिस्टिक शिक्षा नीति हो, उससे कहीं कोई समाज बदलने वाला नहीं। एजुकेट करेंगे तभी बदलेगा ना। तभी बदलेगा। एजुकेशन तो हो नहीं रहा है, एक्चुअल एजुकेशन होना चाहिए बच्चों का। वो नहीं, शिक्षा मतलब सिर्फ फॉर्मल नहीं है ना, उसका वैल्यू बेस्ड वैल्यू बेस्ड होना चाहिए शिक्षा, जो हम लोग अपने नहीं बच्चों में तब तो सब चोरी होंगे, फिर ढहेगा। 90%, हाँ वही तो बोल रहे कि 90% जो बच्चे हमारे यहाँ पैदा जो शिक्षार्थ निकल रहे हैं वो चोरी करके ही निकल रहे हैं। बहुत कम ऐसे इस टाइप PhD स्कॉलर है जो खड़े होकर के 10 मिनट बोल सके। बेनिफिट किनको मिल रहा है? जो खरीद रहे हैं। खरीद रहे। इस बीच अगर आ गया मान लीजिए अपॉइंट में वैकेंसी आई, इनका तो लटका हुआ है, ये होगा डिग्री अवार्ड होगा तब उनको मिलेगा, वो तो खरीद के आ चुका और वो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। 80% जो है हम लोग क्या कहता है, जब PhD स्कॉलर्स को हम लोग लेते हैं तो 80% क्या होता है रिटर्न देता है, 20% जो होता है तो हम लोगों के हाथ में। सर ने कहा ना कि आजकल के छात्रों को और विद्यार्थियों को हम पर ट्रस्ट क्यों नहीं है? इसलिए ट्रस्ट नहीं है कि हम लोग जो हमारे मतलब नज़दीकी होते हैं उनको 20 में 18 नंबर, 17 नंबर, 19 नंबर दे देते हैं। 20 में 20 तो 20 में 20 भी 20 तो नहीं दिए हैं अभी तक, लेकिन 19 नंबर तक मैंने खुद दिया है। और वो जो जेन्युइन स्टूडेंट है उसको हम कितना नंबर देते हैं? 17 नंबर, 16 नंबर देता है। जेन्युइन स्टूडेंट जो होता है उसका MA में परसेंटेज बहुत कम होता है। जो क्या जो चोरी करके पास करता है उसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई होता है, 80% 75% होता है। तो 75% प्लस इधर 18 नंबर 17 नंबर आ गया, वो उसका सिलेक्शन हो जाता है। और जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, जेन्युइन स्कॉलरशिप के लिए जो ललायत है, उनको हम लोग कुछ नहीं करते। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है, उनको स्कॉलर बनाइए आप। तो क्या एनीवे सब उनके साथ आप मैं भी टीचर के ही बेटा हूँ, परंपरा मतलब कि पिता की तरफ से ही आया संस्कार, शिक्षा और शिक्षकों के बीच ही तो उसी माहौल में हो, जैसे कहते हैं मछली जल में। लेकिन मजेदार यह है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बच्चों को नहीं सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम आपके आभारी हैं कि आपने हमारे लिए समय निकाला और अपनी विभागीय व्यस्तताओं के बावजूद आप इतनी देर तक हमारे बीच आप इतनी देर तक रहे, इसके लिए हम अपनी ओर से भी और अपने कॉलेज के तरफ से भी और विभाग के तरफ से भी आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और बिना समय गंवाए मैं प्रज्ञा मैडम को, श्रीमती प्रज्ञा प्रसाद मैडम को आमंत्रित करता हूँ। सर मधेपुरा आते रहिए सर, हम लोग इसी तरह आशीर्वाद देते रहिए। हम क्या कर सकते हैं? नहीं सर, एकदम आइए सर, एकदम मैडम आइए, जरूर आइए। जब बुलवाइएगा तो कोशिश एकदम बुलवाइएगा, अगर जब आप बोलिएगा सर इसी समय आपको बुलवाइएगा, भाषण देने वाला। PhD में तो नहीं निकलते हैं। थैंक यू सर। मंदिर में रिजल्ट करने सर 2 मिनट सर, फिर गप करवे तेरे 2 मिनट सर तेरे। सर आज दर्शन शास्त्र विभाग और ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय के तत्वावधान में सुधांशु जी के संयोजन ही कहा जाए कि आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक विमर्श पर हमारे बीच उपस्थित है हमारे माननीय सर, जो सर किस फिलोसफी डिपार्टमेंट के 4 विश्वविद्यालय के अधिष्ठान रहे इनके अम्बस्त सर, और साथ उपस्थित है हमारे
पूर्व कुलपति इसी विषय के, इसी विभाग के सर द्विवेदी जी सर, जिनसे मेरा पहला संपर्क 2007 में हुआ था, जब संयोग बस अब मुझे अवसर मिल जाता है अचानक, और हाथ से अवसर चला जाता है एक क्षण में, जब मैं कोई शब्द सत्य को व्यक्त कर देती हूँ जो किसी को सूट नहीं करता है, तो मैं जहरीला हो जाती हूँ, मुझे हटा दिया जाता है। तो मुझे उसको मैं अब आनंद लेने लगी हूँ। कम से कम मेरे ऊपर कोई किसी भी प्रकार का काला धब्बा ऑन पेपर नहीं है। मैं किसी को पसंद ना हो तो एक छोटा सा गाना याद आता है कि मैं तो वो हूँ नहीं, जो कहते हैं कि जो चाटुकार होते हैं वो सबको प्रसन्न करने के लिए गाना गाते हैं कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात को हो तो रात है। तो वो तो मैं हूँ नहीं। भगवान ने, ईश्वर ने की कृपा से एक ऐसे संपन्न, हर दृष्टिकोण से संपन्न और प्रतिष्ठित वंश में मेरा जन्म हुआ, लेकिन उस वंश में मैं काली थी और लोगों के मुताबिक। तो मेरी दादी के लिए मैं आफत थी, और मेरी दादी का रोना लगा था, दादा की छोटी करिया बैग लेकर ब्याह कराए थे उसी समय से। अब लेकिन ये शायद वो उनकी स्त्री होने के नाते जो उन्होंने समाज का सत्य देखा और अनुभव किया था, शायद उसकी वो पीड़ा थी उनकी, जो हम उस उम्र में समझते नहीं थे। और हमको लगता था दादी मेरे साथ पार्शियलिटी करती है, मेरे खिलाफ तो नहीं, खराब लगता था। लेकिन एक बार जब मैं छोटा सा अनुभव है जिससे बता देना चाहती हूँ, उसको अन्यथा नहीं चीजें सीखा मैंने, जीवन का संघर्ष, और सत्य के पथ पर से कभी विचलित नहीं हुई, लेकिन बड़ा कठिन है। तो मेरे दादाजी रिटायर होकर आए थे 71 में, और मैं 8 वर्ष की थी। उन्होंने सुन लिया दादी को मेरे प्रति ऐसी धारणा करते हुए। तो दादाजी दादी को बहुत डांटे कि तुम इसको ऐसी बात ऐसे शब्दों से क्यों ऐसे बोलती हो। तो हमको उस दिन लगा कि मेरे ऊपर कोई छत है, मेरा रक्षा करने वाला। और उन्होंने मुझे बिठा के बुलाया, बहुत प्यार से बिठाया, और कहा कि तुम सिर्फ एक काम करो, मुझे प्रॉमिस करो कि तुम पढ़ाई अच्छे से करोगी और क्लास में फर्स्ट करोगी। बस चला गया यहाँ। सिर्फ मैं 2 दफा अपनी जिंदगी में फर्स्ट नहीं की। एक बार क्लास 10th में बीमार हो गई थी सर, तो उस वक्त 4th रैंक आया था। और दूसरी दफा मेरे को इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए जिद लग गई कि मैं जब पढ़ूंगी तो डॉक्टर डी गुरु से उतना अच्छा पढ़ाए हैं, और मेरी पढ़ाई ठीक से नहीं हुई है, तो मुझे अच्छा पढ़ना है। तो मेरे पापा बोले कि नहीं, तुम समय मत खराब करो, इसी साल एग्जाम दो, जितना पढ़ा है। तो बोले नहीं, मैं नहीं दूंगी। तो पापा बोले कि ठीक है, क्योंकि उस समय एक सुन रखा था कि पटना यूनिवर्सिटी में वर्मा सर थे कि उनका जो स्टूडेंट होता है सिर्फ वो 3000 ट्यूशन फी उनका नोट्स मिलता है, जो पढ़ता है फर्स्ट क्लास पास करता। तो मैंने पापा को कहा कि पापा मुझे भी 3000 चाहिए, इसका सुना है इतना टफ हुई है। पापा ने सुनते ही इतनी जोर से डांट लगाई कि बोले ऑनर्स में और ट्यूशन, तुमको कुछ समझ में आता है? तुमको तो पहले ही कहते थे कि मतलब तो तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है ना, मैथमेटिक्स तुम्हारी अच्छी है, इकोनॉमिक्स पढ़ने के बजाय हिस्ट्री पढ़ो। तो फिर अपनी मर्जी रखी। तो मैं पैसा तो तुमको दे दूंगा, लेकिन ट्यूशन के लिए नहीं है। बहुत ही पढ़ने का शौक है तो किताब खरीद कर लाओ। मुझे भी कुछ सुझाव नहीं, ढेर सारा अमेरिकन ऑथर का, इकोनॉमिक्स का, सैमुअल्सन से लेकर के जितने सारे थे ले आई। अब पढ़ना शुरू किया तो समझ में नहीं आए। हिंदी मीडियम से पढ़ा होने के नाते तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो मैं पटना वुमेन्स कॉलेज में सिस्टर म्यूरल के पास मेरा चेहरा देख के पूछी कि तुम क्यों इतना उदास हो। तो कुमुदनी मैम से बोलो तुम ट्यूशन कर लो, सब साल मत खराब करो। कुमुदनी मैम ने डांट दिया कि आपको कुछ समझ में आएगा। फिर रोना आया कि मैं सचमुच इतना नालायक हूँ कि सब यही प्रश्न करते हैं कि आपको समझ में आएगा। तो मैंने हिम्मत नहीं हारा और डॉक्टर गुरु से पढ़ी और 6 मंथ्स में पढ़ी। लेकिन रिजल्ट फिर जो सेकंड क्लास का डर था, वो कहते हैं ना जिससे डरिएगा वही आपके माथे पड़ेगा, तो सेकंड क्लास में। उसके बाद सर मैंने मेहनत की और एमए में मॉनेटरी इकोनॉमिक्स करके इतना मेहनत से मैं भागती नहीं हूँ, फर्स्ट क्लास ले आई, नेट पास कर ली। सर मैंने 8 साल इंतजार किया नेट के बाद, और उसके बाद जीवन के सत्य से हर स्तर पर जो मेरा सामना हुआ वो बहुत, जिसको कहते हैं ना कि भगवान के सत्य का पहले मेरा आशय होता था वो एक शुद्धता, शुद्ध सत्य जो होता है उसको। लेकिन सर जब जैसे जैसे बोध बढ़ा तो सत्य का मतलब जो है, तो जो है एग्जिस्ट कर रहा है वो सत्य है। उसमें विभत्स भी है, काला भी है, गंदा भी है। उन सब के सामना तो बहुत कठिन है। और उसी संदर्भ में
सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सर जो शिक्षा के लिए, वह है सीखने की। शिक्षा वर्ड को मैं मानती हूँ सीखने की प्रवृत्ति का होना। जब तक हम सीखने के लिए उत्सुक और जिज्ञासा नहीं होगी, दुनिया भर में हम कितनी भी सुविधाएं आ जाएं, सुविधाएं एक अलग पहलू है, वो हमारी क्षमता को जरूर बढ़ाता है, लेकिन हम उससे कुछ लाभ शिक्षित होने में नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ये समझ में आया कि आज की पीढ़ी को हमारी पीढ़ी से बहुत ही ज्यादा सुविधाएं प्राप्त हैं, लेकिन उनका जो चित्त है वह हमेशा एक नए नए चाहत में मतलब इन्वॉल्व है। और वो चाहत या तो सुंदर दिखने का है सुंदरता की भी एक सीमा है, संपत्ति की भी सीमा है। आखिर जब हम स्वस्थ और जीवित नहीं होंगे तो जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। और जीवन को सुंदर बनाने के लिए हम लोगों के यहाँ परंपरा में रहा है पोषण और संयम। हाँ? और उसके बाद संयम का होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद हमारे सीखने या ग्रहण करने की क्षमता जो है ना, वो अवस्थाओं के साथ बदलती है। बचपन, उसके बाद किशोरावस्था, फिर युवावस्था, और हमारी आवश्यकताएं बदलती हैं। उसके साथ उसके मिनिमम हमें कुछ संसाधन चाहिए होते हैं। और बाजार का जो विकास हुआ है सर, उसमें सिर्फ हम लोग बाजारवाद को हर जगह लाद दिए हैं। बाजार सिर्फ वस्तुओं की क्रय विक्रय के लिए और उन गुलामों के लिए विकसित किया गया था जो सामंतवाद में जमीन के साथ साथ उसमें काम करने वाले भी बेच दिए जाते थे सामंतों के द्वारा। तो उससे मुक्ति का रास्ता बाजार था। तो जब हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है और प्राइवेटाइजेशन की बात करती है, तो ये जो प्राइवेट संपत्ति या प्राइवेट सोर्सेज आए हैं वो सारे के सारे पब्लिक इन्वेस्टमेंट से आए हैं। जो फर्स्ट प्लान हमारे नए राष्ट्र स्वतंत्र भारत में जितने सारे इन्वेस्टमेंट हुए हैं, उससे जो 90 के दशक तक अर्थव्यवस्था में जो सशक्तता मजबूती आई थी, उस पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ। उन्होंने प्रॉफिट कमाया और पब्लिक सेक्टर को अबैंडन किया। तो सारी चीजें हैं कहाँ से? जनता के टैक्स से, जनता के या प्रकृति से उत्पन्न जो भी संसाधन है उस पे सबों का अधिकार है। तो सर आप लोग अगर तो ठीक है, टाइम हो गया हम लोग को जाने का। तो मैं इतना ही कहूंगी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्लासिफाइड, क्या सारा समय अगर जहां जा रहा है वो सिर्फ परीक्षा लेने में, जितना सेमेस्टर बढ़ेगा उतनी परीक्षाएं होंगी। तो इन सबों पे विचार करना था। और हम सिर्फ डायनामिक वर्ल्ड की बात करेंगे तो स्थिरता कुछ नहीं होगी और हमारा सीखा हुआ कुछ भी हमारे संचित नहीं रहेगा। और ज्ञान का जब संचय नहीं होगा तो फिर वो कहाँ रहेगा? विकास नहीं होगा। हमें, क्योंकि इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट है फिक्स्ड फैक्टर का, तो लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी और शिक्षक हमारे वो फिक्स फैक्टर हैं जिसपे हमारे बच्चे आएंगे और नई बातें देंगे, नए रिसोर्सेज देंगे, तो वो चलते रहेगा। लेकिन करना तो होगा व्यवस्था। और वह राष्ट्रीय की बात करता है तो राष्ट्रीय हमेशा सार्वजनिक होगा, किसी निजी क्षेत्र में नहीं होगा। ये मेरी अपना निष्कर्ष है। मैं इसी विषय पे इसके साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हम आपके आभारी हैं आपके प्रेरणादायी वक्तव्य के लिए। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मुझे और मेरे शोधार्थी दोनों को आशीर्वाद देने के लिए हमारे पूर्व विभागाध्यक्ष महोदय, जिनके कार्यकाल में ही यह शोध प्रारूप यहाँ स्वीकृत हुआ था, श्री शोभाकांत कुमार सर हमारे बीच मौजूद हैं। मैं आपसे सर आशीर्वचन के लिए अनुरोध करता हूँ। बस 2 मिनट सर, ज़्यादा नहीं बोलते। जी 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 आज के इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति
कार्यक्रम के नारायण विशिष्ट अतिथि राधा कृष्ण चौधरी, माननीय अम्बट साहब, शर्मा, हमारे विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति बैजनाथ आदरणीय और बिंदेश्वरी यादव, उपस्थित यहाँ द्विवेदी साहब, टीपी कॉलेज के प्राचार्य कपिलेश्वर बाबू, उपस्थित मैडम और विभागाध्यक्ष महोदय, कार्यक्रम को संचालित कर रहे सुधांशु जी और शोधकर्ता एवं उपस्थित कर्मचारीगण। विषय है शिक्षा नीति। यह नीति शास्त्र का ही एक अंग है। जो नीति शास्त्र जो दर्शन का, जिस पर दर्शन आधारित है, उसी का एक अंग यह नीति। और नीति को जब तक कार्य रूप न मिले तब तक वह नीति ही रहेगी। कार्यक्रम में परिणत, नीति को कार्य में हम जब उसको परिवर्तन करें, कार्य रूप में मुख्य से दें, तभी वह नीति कामयाब, नीति अपने पथ पर अग्रसर चलेगा। पूर्व वक्ताओं ने बहुत एक जो बातें मैं उनके संबंध में रखना चाहता हूँ। पूर्व वक्ताओं ने कहा कि जैसे मैडम भी कहे कि हमारे उनके टाइम में 20 स्टूडेंट था और 20 टीचर थे। 78-80 बैच का मैं पटना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ। 91 स्टूडेंट थे हम लोग 78-80 की बैच में पीजी में, और उसमें 70 लड़की थी और मात्र 21 हम लोग लड़के थे जी फिरोजपुर में। 78-80 का बैच का मैं हूँ और 10 टीचर थे और क्लास चलता था, 4 क्लास 5 क्लास प्रत्येक दिन चलता था। उस समय हमारे वर्मा साहब हमारे हेड थे, अशोक कुमार वर्मा, जिन्होंने इथिक्स पर भी किताब उन्होंने लिखी है। तो सवाल यह है कि सिर्फ टीचर के रहने से ही नीति नहीं चलेगी। ये स्टूडेंट को भी, विद्यार्थी को भी अपने दायित्व को समझना होगा। कौन समझाएगा सर? समझाएगा तो टीचर ही ना। हाँ, लेकिन विद्यार्थी समझने के लिए मैडम तैयार हो तब तो। हम 2.5 साल यही फॉल्ट है ना। वो समझेगा तब जाओ आप उसके प्राइमरी एजुकेशन से लेके हायर तक ठीक लाइएगा। अगर प्राइमरी खराब कीजिएगा तो बेटा लगे जाएगा सर। वही तो करें। नीति बनाने से क्या होगा? नीति को कार्य रूप कौन देगा? सवाल तो ये है। हाँ? नीति का कार्य है ही नहीं। विद्यार्थी पढ़ना नहीं चाहता है, टीचर पढ़ाना भी चाहता है तो विद्यार्थी पढ़ना नहीं चाहता। ये स्थिति है। 2.5 वर्ष मैं यहाँ हेड के रूप में रहा। 22 दिसंबर में मैं यहाँ से रिटायर किया। पढ़ाने के लिए हम बैठे हुए रहते थे कि पढ़ने के लिए विद्यार्थी नहीं थे। द्विवेदी साहब सब कुछ जानते हैं। डिपार्टमेंट में बुक नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तब मैंने 20,000 का किताब मंगाया कि डिपार्टमेंट मेरा रन करे। खैर आज तो अभी डिपार्टमेंट तो बहुत आगे बढ़ गया है, इसमें तो कहीं दो रह नहीं है। मेरे कहने का सारांश यही है, क्योंकि समय कम है, सारांश यही है कि नीति सिर्फ बनाने से नहीं होता है। और नीति क्या, 6 महीना पर आप परीक्षा लेते हो, क्या नीति है आपकी? क्या करना चाहते हो आप नीति में? पढ़ाई नहीं हो रही है। परीक्षा लेने में ही टीचर का समय चला जाता है, विद्यार्थी पढ़ता नहीं है। क्या नीति है सर? 10+2+3, इससे पहले तो हम लोग के टाइम में था, मैट्रिक था, इंटर था, बीए था। 2 साल में इंटर किए, 2 साल में बीए किए, 2 साल में 11 2 और 2 जी 2 साल में मैं किए। तो सर इस 2 साल में एक ही बार में परीक्षा देना था। ये क्या है? 6 महीने में परीक्षा ले रहे हो, कैसी नीति बना रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो? कंप्यूटर भले कंप्यूटर का दुनिया है, हम लोग के टाइम में कुछ काम मोबाइल था आप लोग की दुनिया में। तो नीति बनाने से सर मैं इसके लिए जो सिर्फ टीचर को ही नहीं, स्टूडेंट भी उसके लिए दोषी है। स्टूडेंट भी क्लास आवे तभी तो नीति पर चलेगी नहीं शिक्षा। क्योंकि समय का अभाव है, साहब को सर को बाहर जाना है। 2 पूर्व वक्ता भी हमारे सामने हैं। मैं सबों के लिए के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, अंत सुधांशु जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आपने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं सर। आप आज हमारी पहली पीएचडी ये तो असली बधाई के पात्र आप जी, तो आशीर्वाद देने के लिए आप आए।
ये तो हमारा बिल्कुल उत्साहवर्धन हुआ है। और इन्हीं सब लोगों के साथ मैं अब आमंत्रित करना चाहता हूँ। जी मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ अपने पूर्व विभागाध्यक्ष महोदय, पूर्व संकाध्यक्ष महोदय भी रहे हैं, और साथ ही साथ विश्वविद्यालय के माननीय पूर्व कुलपति के पद को भी आपने सुशोभित किया है, प्रोफेसर ज्ञानोदय द्विवेदी सर, आप आएँ और सर अपनी बात रखें। यही से बोल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, बस आशीर्वाद से। बड़े ही प्रसन्नता का विषय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक विमर्श का आयोजन दर्शन शास्त्र विभाग द्वारा किया गया है। यद्यपि सुधांशु जी इधर एक कहिए तो ट्रेंड पकड़ लिए हैं कि जब भी कोई पीएचडी का वाइवा होता है तो ये एक विमर्श जरूर करा लेते हैं, और पॉइंट आ जाएगा सर। ये बहुत स्मार्ट है। जी बहुत ही अच्छी चीज है कि हमारे जो मतलब आगंतुक आते हैं विद्वज्जन, सर ये इकोनॉमिस्ट का काम करते हैं ये। एक जो विद्वज्जन आते हैं उनसे हम लोग रूबरू होकर के उनकी बातों को सुनते हैं, किसी एक बिंदु पर समझते हैं। बहुत ही अच्छी मतलब परंपरा है ये, समझिए। हो जाता है। और मैं चाहता हूँ कि सुधांशु जी इसको हमेशा बनाए रखें। इनके निर्देशन में अगर है तो अच्छी बात है, किसी के निर्देशन में है, अगर फिलॉसफी डिपार्टमेंट में वाइवा हो रहा है और हमारे कोई सम्मानित विद्वज्जन बाहर से आ रहे हैं, उनको हम लोग निश्चित रूप से सुने। और ये ध्यान में रखें, सुधांशु जी को जरूर सजेस्ट करूँगा कि हम लोग समय कम लें या नहीं लें, बट जो आए हैं उनको हम लोग पूरा समय दें और सुनें, क्योंकि वो आते हैं तो कम से कम कुछ लाभ उनके पास जो है संचित उसको तो निकालें। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विमर्श के लिए हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। देखिए, नीतियाँ कोई भी खराब नहीं होती हैं। मेरा जहाँ तक विचार है, मैं बहुत संक्षेप में ही अपनी बातें कहूँगा। हमारी व्यवहारिक समस्याएं, जिन व्यवहारिक समस्याओं की चर्चा हम सभी लोगों ने किया भी, और सभी हम लोग जानते हैं, उसको भोग रहे हैं। दर्शन की भाषा में उन क्या बोलते हैं नीतियों को हम लोग भोग रहे हैं। एक शिक्षक हैं, दर्जनों लड़के हैं, दर्जनों बार एग्जामिनेशन है, एडमिशन है, मतलब इतनी प्रक्रियाएं हैं, और शिक्षक के नाम पर ये है। हमें तो आश्चर्य लगता है सुनकर कि कैसे हम लोग मतलब कि क्या बोलते हैं कि इसके एक पार्ट, एक भाग बनते जा रहे हैं। करते हैं इसलिए करते हैं कि हम लोग को करना है भी, क्या करेंगे आप बताइए। तो कहना मैं ये चाह रहा था कि ऑन दी होल मैं अपनी बात न विचार जरूर कहूँगा कि ये हमारी व्यवहारिक समस्याएं मैडम आएंगी और जाएंगी, उनका इसका समाधान होना है, क्योंकि ये व्यवहारिक समस्याएं हैं। लेकिन अगर हमें जीवन मूल्यों को बचाना है, मूल्य जैसा कि आप सभी लोगों ने बताया भी कि अक्षुण्ण रहते हैं, हमें जीवन में गतिशीलता प्रदान करते हैं, वो मूल्य ही रूपांतरित होते चले जाते हैं, तो व्यवहारिक समस्याएं आएंगी जाएंगी। लेकिन अगर जीवन है, जीवन मूल्यों की रक्षा करनी है, तो कोई एक ऐसी शिक्षा नीति राष्ट्रीय स्तर पर बने जिससे कि हमारे जीवन मूल्य सुरक्षित रहे और संरक्षित रहे। हालांकि उसको आगे बढ़ाने की, गतिशीलता लाने के लिए क्या बोलते हैं, सभी विंग से आवश्यकता होती है। और ये हमारी व्यवहारिक समस्याएं, आज शिक्षक हम लोग नील थे। हमें तो आश्चर्य लगता है कि सेवरल ईयर्स मैडम जिस कॉलेज में मैं था, एक भी शिक्षक नहीं थे फैकल्टी साइंस की NIL नील थी। अच्छा, प्रेजेंट पोजीशन में देख लीजिए, बहुत दूर नहीं जाएंगे। प्रेजेंट मैंने आज की तिथि में हम 2 शिक्षक थे वहाँ पर, एक फिलॉसफी मिश्रा जी थे, एक मैं था। मैं सेवानिवृत्त हुआ 1 अप्रैल को, 31 मार्च तक इसी साल 31 मार्च तक मेरी सेवा थी। 2 ही व्यक्ति थे। मैं 31 मार्च को सेवा से निवृत्त हुआ। मिश्रा जी हमारे एक व्यक्ति बचे थे, इनको यहाँ बुला लिया डिपार्टमेंट नील, वहाँ जीरो तो वाइट कर देना चाहिए वहाँ। तो अब बताइए, क्या फिलॉसफी लड़के फॉर्म नहीं भरेंगे?
हमको परमिशन दिया गया कि 4 सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर का दे दीजिए, आप निर्वाह किसी तरह से कीजिए। मैं कहा ठीक कर देते हैं सर। वहाँ भी पीजी खुल गया है ना? हाँ जी। आप बताइए, चाट की दुकान की तरह पीजी का बनने सारे देते हैं। पीजी हमारे यहाँ बहुत पहले से था प्रज्ञा मैडम। पहले था? बहुत पहले से सॉरी था, सर, तमाम। बहुत पहले से था। लेकिन वो 98 में मिश्रा जी ना, याद है 98 में जो हाई कोर्ट से कुछ हुआ था, 98 से बंद था। डिग्री घोटाला हुआ था, हाँ, उसी में बंद था हमारा, उसी में बंद कर दिया गया। सभी नॉट माई कॉलेज, सारे कॉलेजेस बंद कर दिए। घोटाला हुआ था। हाँ, फिर इधर शुरू हुआ है। और मैं बिल्कुल विश्वास के साथ दावा तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री साहब यानी विजेंद्र प्रसाद यादव जी जिस ढंग से महाविद्यालय को देखते हैं और कार्यों में गतिशीलता लाते हैं, निकट भविष्य में देखिएगा बहुत जल्दी ही हमारे यहाँ बहुत अच्छा स्नातकोत्तर विभाग बन करके तैयार हो जाएगा। रेडी बिल्डिंग्स उसकी बन रही। यस ध्यान दिए हैं उन्होंने। यस आश्वासन दिया है। तो कहने का हमारे मतलब ये हमारी व्यवहारिक से आज माननीय फिलॉसफी खैर नील हो गया, इसके बारे में तो नहीं कहूँगा, बट और विषय में टीचर हमारे आए है कि नहीं, वो बैठे हुए हैं पीछे विनय जी, वीरपुर से आए। हाँ, और सुना वीरपुर कहानी सुना दे आपको, वीरपुर की कहानी सुना है आपको। मैं गया इंस्पेक्शन में वीरपुर, ये पीएचडी करने के लिए कोर्स वर्क करने आए थे, इनको यहीं रख दिया। वहाँ गए, आप यकीन करेंगे कि एक भी टीचर फिलॉसफी में नहीं, मैं फिलॉसफी का था, फलनवा था, ढिमकवा था, जो भी कह लीजिए हमको। वहाँ का प्रिंसिपल कहा सर हमको फिलॉसफी में छुट्टी। हम तुरंत फ़ोन लगाए यूनिवर्सिटी में। मैंने कहा देखिए 2 चीज़ें होती, एक तो होती है जो हम आप नहीं कर सकते हैं, वो हम मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ यानी वीरपुर कॉलेज में बैठा हूँ, यहाँ दोनों टीचर ये आ गए, यहाँ गेस्ट फैकल्टी में गए थे, वो भी आ गए यहाँ पर। कहाँ गए जी? ऋषभ जी, वो भी गेस्ट फैकल्टी में यहाँ आ गए, वो वहाँ नील था। अब कंस्टिट्यूएंट यूनिट लड़का पहले बीए करेगा, पहले एमए करेगा। तो मैंने कहा कि फ़ोन लगा कि सर देन एंड देयर आज ही फिलॉसफी के किसी एक शिक्षक को आप वीरपुर कॉलेज भेज दीजिए, नहीं तो दोबारा हम इंस्पेक्शन करने के लिए नहीं आए। नहीं गया, अब आज तक डिपार्टमेंट वहाँ नहीं है। तो मैं ये कहना चाहा कि ये हमारे व्यवहारिक समस्याएं हैं जो कि आएंगी और जाएंगी, इसका हम ही आपको बैठ के निदान कर लेना है। लेकिन जो नीतियाँ बनी हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है जिस पर हम लोग विमर्श कर रहे हैं, इन नीतियों को हमें मतलब क्या कहते हैं कि स्वागत करने के साथ साथ उसमें जो उस दिशा में हम ही आपको प्रयास करना है। 3 विंग शिक्षक हैं, शिक्षकेतर कर्मी हैं। हाँ, नहीं क्या करेंगे, हम लोग ईमानदारी से पढ़ाएंगे। यस हम लोग कॉपी ठीक से जांचेंगे, बच्चे को ठीक से पढ़ाएंगे, ये हम कर सकते हैं। हम लोग यही करेंगे। जैसे कि आपने जैसा कि आपने कहा कि हम उस कमेटी में थे, ठीक है, ऐसे हमारे आपकी ही तरह जो उस कमेटी में हों उनको मैं ज़रूर आगाह करूंगा कि इस दिशा में ध्यान दें, उसमें सुधार ले आएँ। और यदि आप कहें कि हम चतुर्दिक रूप से संपन्न होने के बाद, तो प्रयास तो देखिए हम ही आपको करना है, क्योंकि व्यवहारिक समस्याएं हैं। आज जैसे 2 टीचर वहाँ कोई नहीं है, मान लेते हैं जहाँ पर 3 टीचर हैं वहाँ पर तो व्यवहारिक मान रहे तब ना सर। यस इसको तो डेवलप करने की तो जरूरत है। व्यवहारिक यस। अब देख सर एक बात मेरा कहना है कि ये समस्या जो है ये हमारे हाथ में नहीं है, हम लोग नहीं कर। अरे आप मैं ये कहना चाहा कि अब जैसे जहाँ कि हम चाह रहे तो उसी में नहीं यस नहीं हो सकता है। नहीं मैं सीधे से कह दूँ, जहाँ पर मैडम जहाँ पर फिलॉसफी के 1 सेकेंड सर को बहुत स्टूडेंट सब हो, जहाँ पर फिलॉसफी के 3 टीचर हैं, मैं अपनी समस्या को, जहाँ पर फिलॉसफी के 3 टीचर हैं, सुन नहीं है, जहाँ फिलॉसफी के 3 टीचर हैं, एक को तो आप भेज सकते हैं ना बीएसएस कॉलेज, नहीं भेज सकते हैं, जबकि वही का वही का है कहने का हमारे यहाँ से ये हमारी व्यवहारिक समस्याएं हैं, इसको मिल बैठ करके हमें को निदान। लेकिन जो नीतियाँ बनी हैं जिस पर हमारा जीवन, हमारे राष्ट्र का निर्भर करता है, उस पर हमें निश्चित रूप से उस दिशा में कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। भारतीय राष्ट्र की अगर बात करें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, तो एक ऐसी शिक्षा जिसकी नींव भारतीयता में हो। हम वैज्ञानिक तो बन जाते हैं, लेकिन इतने वैज्ञानिक बन जाते हैं कि डेली एक पुल गिर रहा है बिहार में।
सर से वैज्ञानिक का भूमिका नहीं है। तो वैज्ञानिक की कोई भूमिका नहीं। नहीं, मैंने कहा हम वैज्ञानिक तो बन जाते हैं, लेकिन जो बनना है वो हम बन ही नहीं पाते। दक्ष तो हो जाते हैं, सक्षम नहीं हो पाते कार्यों में। आपको याद होगा, एक क्या कहते हैं, वकील है, वो मान लीजिए अगर गलती करता है तो उसकी गलतियां क्या होती हैं, फाइल में दब जाती है। एक डॉक्टर्स गलती करते हैं तो उसकी गलतियां मणिकर्णिका घाट वाराणसी में खत्म हो जाता है। हाँ, लोग प्रवाहित मतलब कर दिए। खत्म हो जाता है। डॉक्टर की गलती चली गई। एक इंजीनियर गलती करता है तो ईंटों में दब जाती है उसकी गलतियां, लेकिन अगर एक शिक्षक गलती करता है तो समाज उभरता है। लीजिए, समाज और राष्ट्र के पटल पर उभरता है, उभरता है। जनरेशन टू जनरेशन। यस यस यस, ये शिक्षक है। तो उसे इन समस्याओं में अगर हम लोग उलझे रहते, हम विश्व के विद्या गुरु नहीं होते। तो इसका निदान हम अपने स्तर से करते, अपने स्तर से जो हो सकता है। हम ब्रॉडगेज नहीं बनवा सकते, हम बड़ी लाइन नहीं बनवा सकते, हम हवाई अड्डा सुपौल में नहीं बनवा सकते हैं। फिलॉसफी तो पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते, अर्थशास्त्र नहीं पढ़ा सकते लेकिन सर अर्थशास्त्र तो फिलॉसफी से ही निकला है। लेकिन जो काम आपको निर्धारित है वो काम तो हम कर सकते हैं, हमारा यही योगदान होगा। और हम क्या कर सकते हैं इससे ज़्यादा, और हम लोगों ने किया है। कल गुरु क्या बोलते हैं, गुरु यस यस, गुरु शिष्य परंपरा। देखिए, एक बात हमें जरूर इस बिंदु पर सतर्क रहना है मैडम, परंपराओं और कुप्रथाओं में अंतर है। यस यस, बहुत ज्यादा। कुप्रथाओं को हम परंपरा के अंतर्गत नहीं ले आए। हमारी ये गुरु शिष्य की परंपरा, या हम कई भारत के विश्वविद्या गुरु थे, आज हम सभी शिक्षकों को टैग दे दें तो क्या सार्थक होगा? नहीं होगा। लेकिन हम कभी थे, इसलिए थे कि जो हमारे शिक्षक थे वो डॉक्टर नहीं थे, वो इंजीनियर नहीं थे, वो वकील नहीं थे। उन्हें जनरेशन टू जनरेशन आज भी बहुत से शिक्षक ऐसे हैं, अपनी कान से सुना है कि फलानमा के विद्यार्थी हैं। सर ये सब सुनने को मिल जाता है कभी कभी। मिलता है। हाँ, तो कहने का मतलब है कि इस परंपरा को, इस नीति को, जिसे हम राष्ट्रीय कहते, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके उस दिशा में थोड़ा सा हम लोगों को एक कदम बढ़ना है। समस्याएं तो ऐसी हैं कि गिना नहीं आ सकता है। दूसरी तरफ आ जाइए कि हम अगर बाई दी वे अपने प्रयास से, अपने आजकल का क्या हो रहा है बताइए। हमारी शिक्षा, एक तो हम लोग पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित हैं, भौतिकवादी शिक्षण पद्धति। अब एक हमारा आध्यात्मिक, हमारा भारतीय पृष्ठभूमि की एकता, सह अस्तित्व, भाईचारा, वसुधैव कुटुंबकम, विश्व बंधुत्व का भाव लिए हुए हमारा भारतीय शिक्षा प्रणाली। तो जो अगर हम शांति की बात करते हैं, जिसे शांति कहा जाता है सही माने में, तो शांति तो सही माने में इसी से निकलेगा। युद्धों के जरिए शांति की स्थापना नहीं हो सकती। बुद्धम शरणम गच्छ आपको प्रस्तुत किया गया। तो आज से हमारे कहने के ये है कि ये जो हाँ शांति है, जिसे सही माने में शांति कहते हैं, तो इसी प्रणाली से एकता, सहअस्तित्व, भाईचारा, विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम, अयं निज परोवेति गणानाम लक्ष्येस्ताम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम आत्मस्वर भूतेषु। ये दूसरी बात है कि कुछ इसमें विसंगतियां हैं, कुछ कमियां हैं, तो हम ही आपको दूर कर। सर्वे भौंतु सुखना का कंसेप्ट गलत हो गया। विश्व कल्याण तो उसी में से नहीं था कि हम युद्ध के जरिए विश्व शांति कर सकते हैं, कदापि नहीं कर सकते हैं। तो भारतीय पृष्ठभूमि में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति या हमारी शिक्षा हो, अब गुरु शिष्य की परंपरा की चर्चाएं मेरे ख्याल से कल हुई होंगी आपके महाविद्यालय में भी सर, कि नहीं? बृहद व्याख्यान, बृहद व्याख्यान। लेकिन व्याख्यान ही ना हो, हमारे कुछ सहयोगी भाई बहनों ने कहा, तो क्रिया रूप में भी परिणित हो। तो शिक्षा के देखिए तीन पहलू होते हैं। फिलॉसफी के हैं सर, आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक, तीन पहलू होते हैं।
तो जब तक ज्ञानात्मक है, भावनात्मक है, क्रियात्मक पहलू उसका नहीं आता है, तब तक वो क्या, यस वही सर आगे ना शक्तिमात उसी, जी क्रिया शक्ति, यस वही है। शक्ति के बिना शिव जो है 100 के समान है, सब है, डेड बॉडी है। और फिर गुरु गोविंद सिंह आ गए, आज तुम्हारे एक कहानी में सुना दूं आपको शिव और शक्ति का, कि शंकराचार्य जो हमारे आदि गुरु थे, वो शिव के उपासक थे। जैसा कि आप जानती हैं, हम लोग बनारस, जौनपुर, फैजाबाद, अयोध्या के रहने वाले हैं, शिव के उपासक हैं। यहाँ के लोग जो है शक्ति के उपासक है। ध्यान रखिए, क्रिया प्रधान है एक। यस भारती यही की थी आपकी, यस, जिससे शास्त्रार्थ हुआ शंकराचार्य का। तो सुनते हैं कि शंकराचार्य मानते नहीं थे क्रिया को, शक्ति को मतलब नहीं स्वीकारते थे, ज्ञान प्रधान ही थे। तो भारती क्या की, शंकराचार्य का दस्त हो रहा था, तो सर पर दही का वो रख करके कुटिया से गुजरी, बोली कि दही ले लो, दही ले लो, दही ले लो। तो अंदर से ये क्या बोलते हैं, शंकराचार्य ने कहा, क्या रे रुको रुको, हमको दे दो, मेरा पेट ठीक नहीं है, खाएंगे ठीक। तो कुटिया के बाहर बैठ गई, बोली आके ले लो। बोले आने की शक्ति नहीं है, बोले शक्ति नहीं तो शिव से दही खा लो। तब समझ गए कि ये वही ज्ञान हो रहा है, वही विदुषी है। तब उनकी आँख खुली तो बोली, मैं शक्ति की उपासक भारती हूँ। जी शिव शिव से आप दही खा लीजिए ना। तो जब तक आप क्रिया नहीं करते हैं, ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक